ज्यादा जोश दे। कैसे कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? बहुत बढ़िया हैं। आई आई एम ऑल्सो प्रिटी वेल। व्हाट अबाउट यू? आपने समझा क्या बोला है? हिंदी में बोले। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। हाँ जी, दोनों लैंग्वेज हैं। चले, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा क्लास? हाँ जी। साउंड क्लियर नहीं है तो आप चुप होंगे तो सब कुछ आएगी, साउंड भी आएगी, क्लियर होगा, सब कुछ होगा। पहले आप उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा ना। चलिए पहले तो ये बताइए, हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो क्या है? वो तो पता ही होगा आप सभी को, है ना? क्या? बायोलॉजी है। हिंदी में क्या कहते हैं आप इसे? तो क्या आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान? नहीं। बायोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज, अब सुनिए, व्हाट इज बायोलॉजी? आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग बींग्स। चलिए, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है? जो मुझे पता है आप जानना चाहते हैं, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं, लेकिन उतनी उतनी भी नहीं पहुंची हैं जितनी आप सोच रहे हैं। सुनिए, सिंपली आप इंट्रोडक्शन चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि माई सेल्फ मीनाक्षी मल्होत्रा, ठीक है? इनको देख कितना खुश क्यों हो गए हैं आप? पहली बार है? चलिए क्लास सुनिए, ऐसा क्या खास है आप में जो आपको देख के इतने खुश हो? अच्छा, आप इनके लीडर हैं? चलिए सुनिए, बस भाई क्लास, आपके लीडर हैं तभी आप इतने खुश हुए हैं। आप, चलिए मैं बता रही थी कि मैं बेसिकली हिसार में टीच करती हूँ। हिसार में तो यहाँ पे वो आपके मैथ्स वाले सर आते हैं, सचिन सर, तो उनके थ्रू मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी ऐसा, इस जगह पे ऐसा गुरुकुल बना हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके पास यहाँ पे टीच करने आई हूँ। बाकी आप फिलहाल, हम बायो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम करते रहेंगे अगर हम कंटिन्यू रहेंगे तो। मुझे बताइए, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, पहले हम थोड़ा सा 10-5 मिनट 15 मिनट बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, फिर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपकी पहले कभी कोई क्लास हुई है बायोलॉजी की? कोई भी टॉपिक नहीं हुआ है? फर्स्ट क्लास? चलिए स्टार्ट करें क्या? राइट मिस। तो उधर अलग है नोट पैड, इधर अलग है। चलिए, गर्ल्स का फेवरेट है, वाइट ही ले ले। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम आपका क्या है? बायोलॉजी। और हिंदी में आप इसको सिंपली क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। तो आपने कहा बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, इसकी ब्रॉडनेस कम करनी हो तो ये यहाँ से है ना, ऐसा ही क्या? चलिए, बायो को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आपके सामने दो शब्द निकल के आते हैं। बायोलॉजी को तोड़े तो दो शब्द है, एक वर्ड आता है बायो और दूसरा शब्द क्या आता है आपका? लोज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके इस सब्जेक्ट का बेसिक सा क्वेश्चन, कि जो ये बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो आंसर इज ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी पहले बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रीक भाषा से लिया गया ये शब्द है बायोलॉजी। ग्रीक भाषा में जो एग्जैक्ट शब्द था ना, वो शब्द क्या था? वो शब्द था बायोस। एग्जैक्ट वर्ड तो बायोस था, हमने जो वर्ड लिया वो क्या लिया है? बायो। सेम ऐसे ही इस ग्रीक भाषा में जो एग्जैक्ट वर्ड था वो था लोगस, और इस लोगस शब्द से हमने क्या शब्द लिया है बताइए? लोजी शब्द लिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ग्रीक तो अपने आप में पूरी भाषा है ना, एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। हिंदी एक भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना? बहुत सारे वर्ड आते हैं इंग्लिश में भी, जैसे कि अभी आपने एक वर्ड बताया लीडर, वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो हमने लीडर ही क्यों चूज किया? हम कुछ और भी वर्ड चूज कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा उसका। तो आप मुझे बताइए, ऐसे ही ग्रीक भाषा में यही शब्द उठाए क्योंकि इनका कुछ तो मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तो मीनिंग ये है, बायोस का या बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी, स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गया, ये बैक भी तो यहां से होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी
जीवित जीव है उन सभी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या वर्ड यूज होता है? बायो। जीवित जीव बोले तो क्या, अगर मैं इस रूम की बात करती हूँ, इस रूम में जितने भी हम 100, 50, 150, 200 जो भी हैं, क्या हम सभी जीवित जीव हैं? बस हमारे अलावा कोई और भी है? देख रहे हैं, सुनिए, हाँ देख रहे हैं, माखी मच्छर एक आधा कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मिल जाए, चलो उनको भी काउंट कर ले तो हम फिर भी कितने थोड़े बहुत होंगे, 400, 500 हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस रूम में लाखों करोड़ों की तादाद में जीवित जीव हैं। डर तो नहीं जाएंगे आप? हाँ, क्या है बताओ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वो जीव जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हैं वो, है ना? जैसा भी ये इन्होंने उंगली अपने नाक पे मुंह पे, आप मर्जी है आपके अपने कहीं भी लगा, कहीं भी डाला अपने माउथ में, लेकिन आपके आपको लग रहा है हाथ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल है ना, आप अपने हाथों को देखें, लेकिन इन हाथों के ऊपर ना जाने हजारों की तादाद में कितने बैक्टीरिया होंगे। और फिर आप इन्हीं कोई मुंह पे, आपको कोरोना में भी वो भी आता था, हिदायतें दी जाती थी कि अपने हाथों से नाक और मुंह को ना छुएं। क्यों ना छुएं? क्योंकि इनके ऊपर नोबडी नोज, मान लीजिए यहाँ पर पहले कोई पढ़ा कर गया है तो उसने इस टच किया, हमने टच किया तो इसके ऊपर कोई ना कोई वायरस था, या किसी जैसे गेट को आप टच करते हो, किसी ने पहले कोई गेट खोला उसके ऊपर वायरस छोड़ दिया, वहां पर रह गया। अब कोई दूसरा पर्सन आया, स्वस्थ मनुष्य है, उसने जैसे वो गेट को टच किया तो वो वायरस उसके हाथ पे आ गया, उसको दिखाई थोड़ी ना दे रहे हैं, हाथ पे है नहीं, फिर उसने उसको नाक से मुंह से ऐसे टच किया तो वो बॉडी के अंदर चला गया। और बॉडी में जाता सिर्फ एक ही है, छोटा सा सूक्ष्म जीव, लेकिन अंदर जाने के बाद 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते हैं बहुत ज्यादा, और जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं पूरे ब्लड में फैल जाते हैं, और वो फिर पूरी बॉडी में बीमारी, जिस भी चीज का वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बीमारी वो फैलाता है। कोरोना का तो कोरोना फैलाएगा, डेंगू है तो डेंगू, जो भी बैक्टीरिया है जिस भी चीज, दुनिया भर की बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, चेचक, छोटी माता, रेबीज, है ना, हाँ बड़ी छोटी सब सारी जितनी भी हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जो है बेसिकली मेजोरिटी, सबसे ज्यादा जो बीमारियां सूक्ष्म जीवों से ही होती हैं। वो जीव जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कितना अहम, आपकी जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को सभी? तो वो सारे, तो जीवित जीवों में हम सब नहीं आते, हमारे अलावा बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे कि बाहर जाते हैं पेड़ पौधे जितने, ये सब भी जीवित जीव हैं। पानी में रहने वाले जलीय जीव हैं, बहुत सारे जीवित जीव हैं। तो उन सभी जीवित जीवों के लिए वर्ड क्या यूज होता है बताइए? बायो वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे कि कोई जीवित है या नहीं है, तो उस चीज की डेफिनेशन क्या होगी? जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, ये सब बोलोगे आप? एक शब्द में आंसर देना हो तो? ग्रो करता हो, अच्छा, जो ग्रो करता हो वो जीवित जीव हो जाएंगे। हाँ, आप बोलो, क्या करता हो? मूवमेंट करता हो, अच्छा, जो मूवमेंट करता है वो जीवित जीव है। वायरस है, वायरस मूवमेंट भी करता है, ग्रो भी करता है, लेकिन वायरस को तुम जीवित जीवों में नहीं रखते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, जो किससे बना? सेल से बना। एक हम सिंपल एक शब्द में ये कह सकते हैं, जो कोशिका से बना है वो जीवित है, जो कोशिका से, जो कोशिका है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होगी, वो ग्रो भी करेगा, वो हर काम होगा उसके अंदर। जो जीव कोशिका का बना होता है, सेल का, वो तो हो जाता है जीवित जीव, और जो सेल का नहीं बना है वो जीवित जीव नहीं है। और वायरस जीवित जीवों में नहीं आता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वायरस जो है ना तो जीवित में आता ना तो निर्जीव, उसका तो कंसेप्ट ही अलग है वायरस का, उसके बारे में हम अलग से जिक्र करेंगे। जीवित जीव वो होते हैं जो किस चीज के बने होते हैं? सेल के, यानी कि कोशिका के बने होते हैं। जो कोशिका से बना है वो जीवित जीव, जो नहीं बना है वो नहीं। सिंपल सी डेफिनेशन, क्लियर है? और लोजी शब्द जो होता है, लोगस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, बहुत सारे शब्द आएंगे जिसके लास्ट में क्या लगा होगा? लोजी। लोजी लगेगा मतलब ये हो जाएगी वो किसी ना किसी चीज की स्टडी है। किसकी स्टडी है वो तो हम बाद की बात है, लेकिन किसकी स्टडी? जैसे कि कार्डियोलॉजी। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट प्राणी है ना, वो सिंपल सिंपल से आंसर दे रहे। लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी, और कार्डियो वर्ड का संबंध आप सभी होता है हमारे हृदय से होता है, हार्ट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बताइए, जो ये लीडर आए हैं, आपके पास दिल है? है? अच्छा, तभी तो ये आपके साथ हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिल के बारे में भी आपके जितने वहम है वो सब भी दूर करेंगे, जो दिल के बारे में बने हुए हैं, कि आप लोगों को बकाते हैं, लोगों को ऐसे करते हैं। जब आपको बुधवार को एक दिन फोन मिलता है तो आप कहते हैं कि मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता, ऐसा आप बोलते हैं, जो कि आप मतलब वो करें। जिसने साइंस पढ़ी होगी वो आपकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका दिल किसी और के धड़कता तो आप जिंदा कैसे हैं? पहली बात तो आपका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, तो आप लोगों को भकाना बंद करें। लोगों को कहते हैं कि मेरा दिल तो शीशे का है और मेरा शीशे,
आराम से, एक तो आवाज थोड़ा सा कम करें। और दूसरा, जो कुछ देवदास ऐसे लीडर टाइप देवदास होते हैं, कहते हैं मेरा दिल तो पत्थर का हो गया है, कोई असर नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन एक्चुअली सुनिए, बस वही क्लास, लेकिन कहने की बातें हैं। लेकिन जब आप हर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप हर्ट के बारे में जानेंगे कि इसका कोई और काम नहीं है। जितने भी आपने इसके बारे में मिथ्ये यानी कि झूठ फैलाए हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है वो सब। सिर्फ हर्ट का एक ही काम है, और वो क्या है, जब से आप पैदा हुए, पैदा भी नहीं, जब से आप 3 महीने के यानी कि भ्रूण अवस्था में थे, जब हार्ट बीट बन जाती है, तब से लेकर जब तक हमारी डेथ नहीं होती, तब तक हर्ट का सिर्फ एक ही काम रहता है, और वो क्या काम रहता है, पंपिंग का। जब तक ये पंप कर रहा है तो आप जिंदा हैं। आप चाहे इसकी कितनी भी बेइज्जती करते रहते हैं, कितना भी आप किसी को भी दे बस की सीट पर नंबर लिख के दिल रख के वहीं छोड़ाते हैं, लेकिन ये आपका फिर भी पंप करता रहता है, साथ देता है जब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन इसने साथ देना छोड़ दिया, ये बुरा मान गया, उस दिन फिर आपका पता चल जाएगा। फिर कोई, हाँ, कोई बाबू नहीं, कोई कुछ नहीं। ये अभी मेरे को उस क्लास में, अभी मुझे इसी क्लास में पता चला कि आपको बुधवार को फोन मिलता है, और मैं फोन मिलता है तो सबसे पहले किसको करता है, तो सब बोलते हैं अपने बाबू का। मुझे ये नहीं पता, सुने, अब मुझे ये नहीं समझ में है, वो बाबू मतलब फादर की बात कर रहे हैं या वो बाबू की बात कर रहे हैं दूसरे, मुझे ये समझ नहीं है। आप लोगों से पूछेंगे, पर अभी, हाँ, सबके पास क्या नहीं है, फोन? अच्छा, अच्छा बाबू, अच्छा, बस बस, अपनी अपनी जो भावनाएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, सुनिए क्लास, जो, सुनिए बस। अब जो बायोलॉजी शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया तो पता है, लेकिन कब लिया गया, तो आंसर आपको याद रखना है कि कब लिया गया था, बताइए। 1803 ईस्वी में लिया गया, 1803 में। 1803 में तो लिया, लेकिन किसने लिया, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 नाम मेंशन है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। पहले सुनेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं साथ साथ, पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई हिंदी इंग्लिश की, कोई स्पीड की दिक्कत हो कुछ? हाँ, झेल लेंगे, झेल रहे हैं, बस। अब तो मतलब चाहे जो भी हो झेलना है, मतलब जो भी हो, इनको देख देख के तो परेशान हो गए हैं आप, ऐसा। चलिए, आपकी समझ रहे हैं हम सारी बातें फिलहाल। पता नहीं कैसे पुरानी आवाज करने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनकही अनसुनी होनी चाहिए, है ना, तो इसीलिए शांति का दान दें। और आप ये देखिए, बायोलॉजी का जो शब्द है, सुना तो था मैंने, महान है आप लोग, पर इतने, बस भाई क्लास, अब किसी की आवाज नहीं आएगी। अब जो मैंने बातें बोली, एक बार मैं सारी बातें रिपीट कर रही हूँ, पहले सुने, फिर उसके बाद आप इसको लिखना, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द को 2 हिस्सों में तोड़ा। एक शब्द क्या है बताइए, बायो, और दूसरा शब्द क्या है, लॉजी। ये दोनों जो शब्द हैं कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, ग्रीक में एग्जैक्ट वर्ड क्या था, बायोस, बायोस से वर्ड क्या बना, बायो, और एग्जैक्ट वर्ड ग्रीक में था लोगस, इससे क्या बना। इसका मीनिंग क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीवित जीव। इस पूरी पृथ्वी में जितने भी जीवित जीव हैं वो किस चीज के बने होते हैं, सेल के। और लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की स्टडी करना। जैसे यहाँ पे लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और कार्डियो शब्द का संबंध किससे होता है, हार्ट। ऐसे अगर आपसे पूछे सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी मतलब लॉजी तो लगे, यस, क्या बोलते हैं आप उसे, साइटोलॉजी। हिंदी में भी इसको एज इट इज ही आता है, इसीलिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखा आता है आपके ऑप्शन में, साइटोलॉजी। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी है, साइटो वर्ड का संबंध किससे है, सेल से, यानी कि कोशिका से, ठीक है। ऐसी ऐसी और भी स्टडीज है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक और बात की है कि जो ये शब्द, सिर्फ बायोलॉजी शब्द है ना, जो ये ग्रीक भाषा से ये शब्द दिया था इन्होंने, बस, और कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इंफॉर्मेशन जिसने दी थी उसको तो बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। फिलहाल बायोलॉजी जो है ना, ये शब्द दिया था, कब दिया था, 1803 में। किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, लेमार्क ने, और किसने दिया था, ट्री विरानस ने। लेमार्क और ट्री विरानस ने मिलकर 1803 में शब्द दिया था, ग्रीक भाषा से लेकर। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 1-2 मिनट है, फटाफट से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को पता है फादर कौन है बायोलॉजी का? चलिए लिखिए, फादर भी लिख लो साथ साथ।
आवाज ना करे कोई भी प्लीज। एरिस्टोटल या फिर और क्या कहते हैं आप इसे, अरस्तु। बायोलॉजी का फादर या पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ये दो तीन बातें आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप नहीं लिख रहे हैं इधर, हैं? कॉपी नहीं लाए? ये रखी तो है कॉपी, किसकी है? पेन नहीं है? मैथ की है, अच्छा वैसे कॉपी नहीं लाए। किसी भी एक पेपर पे लिख लो, कोई बात नहीं। या फिर ये लिख रहे हैं इससे ही काम चला लेंगे, बाद में करोगे हैं? कुछ लोग होते हैं ना, दो दोस्त होते हैं, एक जना लिख रहा है उसी से ही दूसरे वाला काम चला लेता है। तो नोट से काम चला लोगे तो जो भी एक को मिल जाए काम चला लोगे हाफ ऑफ सैलरी में, और फिर एक का ब्याह हो जाए तो तो ऐसे अपना अपना अलग अलग लिखो, अलग अलग नोट्स बनाओ, अलग अलग जॉब लो, फिर अलग अलग ब्याह कराओ। कैसी बातें कर। अच्छा पहले तो ये बताओ, आप मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मान भी लोगे तो क्या करोगे, मान बताइए। चाहे कोई लीडर हो चाहे कोई कुछ हो, है ना, सही बात है। इधर नाम क्या है आपका? मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हैं क्लास में। सुंदर, सुंदर हैं आप मेरे हिसाब से। लिख लिया होगा आप सभी ने? हाँ, हो गया? हो गया है तो अब हम, मुझे बताओ, एक टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक सी कुछ और भी बातें हैं वो फिर हम कर लेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट में। अभी हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक करें? दो चॉइस दें? इन्होंने तो वैसे भी झेलना है। हाँ जी, 1 मिनट क्लास। सिलेबस लिखवाना है? ठीक है, लिख लीजिए, सिलेबस लिख लेते हैं। हाँ जी, 1 सेकंड, क्या बोल रहे हो? अच्छा वो सिलेबस के बारे में डिस्कस। प्री में मेंस में कितना वेटेज बताने हैं, ठीक है। ये है, हो गया हो तो ये हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दें आगे? हो गया? चलिए देखिए, इन्होंने वेटेज पूछे। एसएससी सीजीएल के एग्जाम की हम बात करें तो सुनिए, सीजीएल, एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप एचएसएससी देते हैं, सब में साइंस तो आती है। और साइंस में अगर आएगा तो आप ये ना सिर्फ कहने की बातें, उसमें ये कम आता है उसमें ज्यादा आता है, सिर्फ अगर सीधी सी बात, आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर हमारे शरीर में सबको पता है कितनी हड्डियां होती हैं, 206। तो अगर 206 हड्डियां हैं तो चाहे वो सीजीएल के पेपर तैयार करे, चाहे वो रेलवे के करे, चाहे हरियाणा कोई भी एग्जाम तैयार करे, 206 है तो 206 में से तो पूछ सकता है वो। कोई अलग से नई हड्डी तो लाकर पूछ नहीं सकता, तो उसी में से पूछेगा। अगर आपकी किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है तो वो वही पूछेगा। आपके ब्रेन का जो काम है वो वही पूछेगा। तो जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक लिमिटेड है, उसी में से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको एक बात सिंपल सी बताना चाहती हूँ कि जो क्लास में होगा, ठीक है, वो आपको काफी डिटेल में इसी लेवल से कराया जाएगा। वो तो आप करना ही है, नोट्स बनाने आपको, लेकिन उसके अलावा आपको सिर्फ जो सेल्फ स्टडी करनी है ना, उसमें आपको नोट्स के अलावा जो पढ़ना है वो सिर्फ प्रीवियस और क्वेश्चन पे ध्यान देना है बस। जो भी पिछले 10-5 सालों के अंदर जितने पेपर्स आए ना, उन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जीएस में तो खासतौर पे ये करना है। क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाओ, हर टॉपिक वाइज पढ़ो। जैसे मान लीजिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, मान लीजिए कंकाल तंत्र ही पढ़ते हैं, 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मैंने यहाँ पे जितनी भी 206 की 6 हड्डियों के नाम तो मैं याद रखने नहीं है, उसमें से जितनी भी मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे। तो उनसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। ऐसे हर चैप्टर के आप साथ साथ नोट्स की तैयारी करो, उसके साथ उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आपका कंप्लीट जीएसएस हो जाएगा सारे के सारे। और रही बात इन्होंने पूछा साइंस की वेटेज, तो साइंस की जो वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। साइंस का मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर, ठीक है, तीनों को मिलाकर। जिसमें से आपको ये बात पता चाहिए, जो बायो है ना, जितनी अकेली बायो आती है उतना केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स ये दोनों मिलाकर आते हैं। यानी कि अगर इसके 3 से 4 क्वेश्चन है तो इन दोनों के मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस भी ऐसे ही है, केमिस्ट्री के भी 8-7-8 चैप्टर हैं, इसके भी 6-7 टॉपिक हैं, और इसके 16 से 17 चैप्टर हैं आपके बायो के। सिलेबस भी डबल है, क्वेश्चन की वेटेज भी डबल है, ठीक है।
क्लियर हो रही है बातें? एक आधी बार हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि बायो से भर भर के क्वेश्चन आ गए, इनसे एक भी नहीं आया है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स से आगे क्वेश्चन, इससे एक आधा क्वेश्चन आएगा नहीं आया, तो एक आधी बार ऐसा होता है चांस। लेकिन जो नॉर्मल पैटर्न है उनका वो यही है कि 3-4 क्वेश्चन इसके और 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों के मिलाकर है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेन्स में भी वेटेज यही है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो वेटेज तो वो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस ये ध्यान रखना पढ़ने आपको चाहे किसी में से एक क्वेश्चन आना ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, एक ही क्वेश्चन आता है उसमें से, और कई बार आता भी नहीं है, एक ही आता है सिर्फ, तो आपको वो सब्जेक्ट भी छोड़कर नहीं जाना है। एक सब्जेक्ट छोड़ा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप सोच रहे हैं, एक या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ देना, इसका मतलब आपने अपने आप ही एक कदम अपने आप ही पीछे हटा लिया है। 2 नंबर 3 नंबर तो अपने आप ही आपने खत्म कर दिया कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, आपने छोड़ ही दिया वो तो आपने। और 2-2 नंबरों से आपको पता है कितने कितने लाखों बच्चे पीछे हट जाते हैं, 1-1 2-2 नंबरों से इतना फर्क आता है, बहुत बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से 100% देना है। इस 100% देने का मतलब है हर एक सब्जेक्ट को उतनी शिद्दत से पढ़ना है। जैसे अभी बाहर एक स्टूडेंट आया था, वो बोला था कि उसने नीट की तैयारी की, यानी कि बायो उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा या पढ़ा होगा उसने, जैसे उसने बायोलॉजी से किया होगा जो भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायो को ही पढ़ो। मैथ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो मैथ को उतना टाइम दो, इंग्लिश की ज्यादा है तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, जीएस की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू दो उसको। कहने का मतलब अपनी वो मत देखो कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी किसी में, तो अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको पेपर का इंटरेस्ट देखना है कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। इसके बारे में फिर हम अलग से बात करेंगे प्रॉपर कि कितना कितना टाइम किस किस को कैसे कैसे देना चाहिए। फिलहाल हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपका स्केलेटन सिस्टम। सिलेबस बताना है, पहले सिलेबस लिखवाना है क्या आपको? कुछ प्रोवाइड करने का सिस्टम नहीं, फोन आपके पास है नहीं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से आप प्रिंट आउट। चलिए, ये पता है क्या, सिलेबस बताना टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। मैं इसका प्रिंट आउट पॉसिबल होगा वो ठीक है, नहीं होगा तो लास्ट क्लास है ना, अभी हमारे पास एक और भी है, फिर बता देंगे। अभी फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं मेरे हिसाब, ठीक है। सिलेबस बता देंगे आपको आज या कल में, या तो किसी भी फॉर्म में आप तक पहुंच जाएगा। फिलहाल आप लिखेंगे स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में आप इसे कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। थोड़ा इजी सा इंटरेस्टिंग सा बेसिक सा चैप्टर है, पहले हम ये कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। कंकाल तंत्र नाम से समझ में आ रहा है, स्केलेटन यानी कि कंकाल में आप बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, आपकी हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो आप इसमें देखिए, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, लोजी शब्द का मतलब क्या होता है, स्टडी का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कंकाल की स्टडी को क्या कहते हैं या हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑस्टियोलॉजी। वट इज द स्टडी ऑफ बोन्स, या हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पर, बायोलॉजी में खास तौर पर जो वर्ड होते हैं ना, जैसे हेडिंग्स हैं, वो दोनों लैंग्वेज में पता होनी चाहिए आपको। अब वैसे तो इसको हिंदी में अस्थि विज्ञान कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आता नहीं अस्थि विज्ञान, ऑप्शन में इसको एज इट इज लिखा आता है ऑस्टियोलॉजी। तो जो हेडिंग्स होती हैं, ये जो शब्द होते हैं ना, वो आप दोनों ही लैंग्वेज में आपको पता होने चाहिए, ऐसे एज इट इज आता है ऑस्टियोलॉजी हिंदी मीडियम, ठीक है। ओस्टियोलॉजी का मतलब तो स्टडी हो गया, और ऑस्टियो वर्ड का संबंध किससे है, बोन्स से। तो दिस इज द स्टडी ऑफ बोन्स, लिख लोगे इसको। हड्डियों के या अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। कोई समस्या बताइए। अब ये इससे एक क्वेश्चन रेडी नहीं, इससे 5-6 क्वेश्चन रेडी हो गए। कैसे, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे पूछा हुआ था, सितंबर में कोई एग्जाम हुआ था पिछले साल में, तो उसमें पूछा था कि ओस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग था, उससे पूछा हुआ था कि ये जो रोग है ओस्टियोपोरोसिस, ये जो रोग है, ये रोग किससे संबंधित है। अब आपको नहीं पता ये रोग क्या है, आपने सुना नहीं पहली बार, लेकिन आपको ऑस्टियो वर्ड का तो समझ में आ गया कि ऑस्टियो का संबंध हड्डियों से है। और इसमें ऑप्शन था किडनी, लीवर, ब्रेन, बोन्स, ये पूछा हुआ था कि ये जो रोग है ये किससे संबंधित है। तो आपका आंसर आप तुक्का भी लगाओगे इसमें सही लगेगा, क्योंकि ऑस्टियो का जो संबंध है वो किससे है, बोन से। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग का जो ये जो रोग है, इसका संबंध है हड्डियों से, है ना। हिंदी में ऑस्टियोपोरोसिस ही कहते हैं। समझ में आ गया आपको बात। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू बोन्स, हड्डियों में। इसके अलावा एक और नाम भी होता है, इसी का ही मोस्टली टाइप है वो, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। एक रोग ये भी होता है ऑस्टियोमलेशिया, हिंदी में भी सेम बोलते हैं। तो ये बातें हम पढ़ेंगे जब हम डिजीज पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने एक वर्ड याद किया ना, तो उससे आपको उससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस जो आपके रेडी हो जाते हैं। तो ये जो रोग है ये हड्डियों से संबंधित है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में हड्डियां कैसी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यस, इस रोग में हड्डियां क्या हो जाती हैं, काफी सॉफ्ट हो जाती हैं, है ना, काफी कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या कोई ना कोई हड्डियों से संबंधित इसमें रोग हो जाता है। और ये रोग होता किसकी कमी से है, तो आप बोलेंगे विटामिन
डी की कमी से, या फिर और किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि विटामिन डी में ही कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी का एक फॉर्मूला होता है, लेंदी से फॉर्मूला तो आपको नहीं याद करना है, लेकिन उसका नाम पता होना चाहिए। विटामिन डी का दूसरा नाम, एक और नाम होता है, पता है किसी को? विटामिन डी का एक और, रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। नहीं भी पता है किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन का चैप्टर हम पढ़ेंगे, पूरी टेबल बनाएंगे, सारी बातें लिखेंगे वहां। कैल्सीफेरोल नाम से समझ रहे, कैल्सी मतलब विटामिन डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की कमी हुई, विटामिन डी की कमी हुई, सेम चीज है। और उसकी कमी से जो रोग होगा वो हड्डियों से संबंधित होगा, जिसका नाम आपके सामने है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। वैसे आपने सुना होगा बचपन में जो पढ़ा होगा ना, 6, 7, 8 क्लास में विटामिन पढ़ोगे तो वहां आपने सुना होगा रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की वजह से। तो सारी बातें हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल की बात अगर हम करें तो आप इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ोगे, आपकी बोन्स के बारे में पढ़ोगे। और बोन्स आप सभी जानते हैं कितनी होती हैं, 206। लेकिन क्या क्या जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, कि उनमें भी हड्डियां 206 होती, कम कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? ज्यादा। कितनी ज्यादा होती है? 300 से प्लस होते हैं, वेरी करते हैं, सब में सेम नहीं होते, किसी में कम, 300 से प्लस होते हैं, 314 भी होती है किसी में, 316 भी है किसी में, 310। तो 300 से 350 के बीच में, ये 350 भी ज्यादा, 330 के बीच में रहती हैं, तो लगभग 300 प्लस होती हैं। लेकिन फिर ये धीरे धीरे हड्डियां क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद फाइनली कितनी रह जाती हैं, 200। तो क्वेश्चन ये आता है, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ बोन्स? इंग्लिश मीडियम है ना यहाँ पे? हड्डियों के जुड़ने की प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक शब्द ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेंटेंस अपने शब्दों में लिख लो, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे ओसिफिकेशन कहते हैं। ओसिफिकेशन ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हड्डियां धीरे धीरे क्या होती हैं, जुड़ती हैं। समझ में आ रहा है आपको? सुंदर। ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन जो है वो ये प्रोसेस है जॉइनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। हड्डियां धीरे धीरे जुड़ती हैं बच्चों में, तो उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। दो ही शब्द अब तक हमने पढ़े, एक ऑस्टियोलॉजी और एक ओसिफिकेशन। तो दोनों वर्ड क्लियर है सभी को? ऑस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स, या फिर स्टडी ऑफ स्केलेटन भी आप बोल सकते हो। और ये क्या है, ओसिफिकेशन? प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। हड्डियां जुड़ती है ना धीरे धीरे, तभी तो। मान लीजिए ये 300 से ज्यादा थी, जुड़ की तो हुई है ना, मान लीजिए ये 4 हड्डियां थी मान लीजिए, तो ये क्या है, धीरे धीरे, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, सिर्फ दूध ही तो पीते हैं, वो दूध में कैल्शियम वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो हड्डियां धीरे धीरे मजबूत भी होने लग जाती हैं और जुड़ने भी लग जाती हैं। और जब वो जुड़ती हैं तो जैसे 4 थी तो ये जुड़कर कितनी रह गई बताइए, 1 हड्डी रह गई, ठीक है। तो ऐसे ही 300 से ज्यादा थी, वो जुड़ जुड़कर फाइनली कितनी रह जाती हैं, 206। तो अब हमारा मेन इस टॉपिक में पढ़ना क्या हमें, कि जो 206 हड्डियां हैं ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, ये सारी बातें हम। तो चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा हमारा, अभी तक हम बेसिकली बातें कर रहे थे। बताइए क्लियर है सारी बातें जो यहाँ तक की हैं? स्टार्ट कर दें अब हम पूरे, लिखा नहीं अब तक, लिखो। अब हम पूरी पूरी 206 हड्डियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कि सर से लेके पैर तक जो हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितनी कितनी है, किस किस नाम से हैं, ठीक है। इसकी जितनी इस चैप्टर की वैल्यू उतनी ही वैल्यू देंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा, यानी कि जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे विटामिन्स, विटामिन्स वाला जो चैप्टर है वो एवरग्रीन है, मतलब हर किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। एक ही टेबल याद करनी है विटामिन की, लेकिन उसको अच्छे से करनी है। बीमारियों से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, तो जिसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ज्यादा टाइम लगा कर पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही टाइम देंगे। तो इतना आप वो रखेंगे ट्रस्ट जो भी है। और जो भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी क्लास में 100% सब कुछ हो जाएगा, 85%, 80%, 90% यही होगा, क्योंकि 100% कोई भी नहीं करा सकता है, चाहे कोई कितना भी कर ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। जो 10-20% है ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी से ही आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जो पढ़ाया जाता है बस ये नोट्स बनाओ, साथ साथ इसको याद करो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं। अगर ये हो गया है, जिन्होंने रोका हुआ था तो आगे बढ़ जाए। हो गया इधर? चलिए फिर आप लिखते हैं 206 हड्डियां जो हैं। अब अपने पूरे पूरे कंकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं। जो आपका स्केलेटन है, कंकाल है, इस पूरे को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। एक जिसको आप इंग्लिश में, हिंदी में तो आप इसे कहते हैं अक्षीय कंकाल। पूरे के पूरे कंकाल को 2 भागों में बांटा है, किस लिए बांटा है वो बातें अभी हम करते हैं। एक बार पहले नाम लिख लेते हैं। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन।
अक्षय कंकाल या फिर क्या बोलते हैं आप इसे, एक्सियल स्केलेटन, पूरे पूरे स्केलेटन को। और जो दूसरा भाग है उसको आप कहते हैं उपांगीय कंकाल। अक्षय कंकाल और दूसरा क्या हो जाएगा, उपांगीय कंकाल। और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब क्या डिफरेंस इसमें, क्या लिख दिया ये हमने, पहले इसको समझ लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपने कहा पूरी की पूरी कितनी हड्डियां हैं बताइए, 206 हड्डियां हैं। तो इन 206 में से हमने दो भागों में बांट दिया, एक अक्षय और एक उपांगीय। आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है भाई अक्षय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं या उपांगीय में कितनी होती हैं। तो हड्डियां तो तब बताओगे जब आपको इनमें डिफरेंस पता होगा। पहले तो डिफरेंस जानते हैं, लिखना बाद में, पहले सुन लो, पहले बाद में लिख लेना, नहीं तो मेरे को कसम देनी पड़ेगी आपको अपने अपने उसकी, जिसको भी आप चाहते हैं। पेन किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे देखो फेंक कर मारा है पेन, कितना चाहते हैं, किसको चाहते हैं। मैंने नाम तो लिया ही नहीं है, अपने अपने उसकी, मतलब किसी को भी चाह सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी सोच है अपने। मेरी तरफ में देखे, मार्कर अलाउड है, वो पेन अलाउड नहीं है। सुनिए अब सामने, हमने कहा कि हम पूरी की पूरी 206 को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। दो हिस्से किस आधार पर बांट रहे हैं, अक्षय कंकाल जो है ये आपकी मेन बॉडी है। मेन बॉडी मतलब आपके सर से लेके आपकी हिप्स तक की जो ये मेन बॉडी है, इसमें आपकी खोपड़ी भी आ जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी भी आ जाएगी, पसलियां होती हैं वो सब आ जाएगा, ये अक्षय कंकाल है, ठीक है। और जो बची हुई कौन सी है उपांगीय कंकाल में, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी से अलग हैं, है ना, कंधे से लेके ये अलग है ना बॉडी से। और आपकी हिप्स से लेके आपके दोनों पैर, आपकी हिप्स से लेके दोनों पैर, आपके कंधे से लेके आपके दोनों हाथ, ठीक है, बॉडी से अलग हैं ये दोनों। इतने भी अलग नहीं है कि आप रात को इनको उतार कर अलमारी में रख देते हो, सुबह उठकर आप इनको निकाल रहे हैं, ये हाथ गलती से इधर लग गया इधर, ऐसा भी नहीं है। जुड़े तो हुए हैं लेकिन वैसे सेपरेट हैं थोड़ा सा, समझ गए हैं भावना में क्या कहना चाहूँ। तो आपके दोनों हाथों और दोनों हड्डियों में जो हड्डियां हैं, मतलब पैरों में, वो बेसिकली उपांगीय कंकाल का हिस्सा है। और हाथों और पैरों को छोड़कर जो मेन बॉडी है, इसमें जो बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, अक्ष। डिफरेंस क्लियर हो थोड़ा थोड़ा आपको, अभी हड्डियां लिखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप मुझे बताइए जो मेन बॉडी है यानी कि अक्षय कंकाल है, इसमें कितनी हड्डियां होंगी, हाँ जी 80, 80 बोन्स होते हैं। 206 में से इसके अंदर कितनी होंगी, 80। जब इसमें 80 हड्डियां हैं तो फिर उसमें कितनी बच गई हैं आपकी, 136, 126। अभी मैथ की क्लास हुई है ना आपकी, इतना ज्यादा कंधे से हाथ हटाएं और आप मुझे बताइए 80 और 126 हो गई हैं, क्लियर है कोई आप मुझे बताइए ये 80 हड्डियां कहाँ का है, पहले हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये आपकी गर्दन है, गर्दन से ऊपर का जो कंप्लीट हिस्सा है, इस कंप्लीट को आप क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। और क्या कहते हैं, और कुछ भी कह रहे हैं, खोपड़ी कह रहे हैं, नाड़ क्या कह रहे हैं, खोपड़ी ही कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। चलिए लास्ट में दिखाई दे रहा है ना क्लियर आपको इधर। तो आप क्या कह रहे हो, इसको खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी है या खोपड़ा है वो तो साइज पे डिपेंड करता है, कईयों का होता है हेलमेट भी नहीं आते हैं, लेकिन हड्डियां सब में सेम रहेंगी। तो 80 हड्डियां हैं टोटल, पहले समझेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं। 80 हड्डियां हैं टोटल। 80 में से ये जो खोपड़ी है, ये वाली जो खोपड़ी गर्दन से ऊपर कंप्लीट, इसमें जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है आपके हिसाब से, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। 22। यस, ये कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, और बहुत सारी जो बुक्स हैं इसमें गलत चीजें लिखी हुई हैं और वो आपने पढ़ी हैं, तभी आप 22 बोल रहे हैं, जबकि 22 जो सबसे गलत आंसर है। हाँ 25 बढ़ा दिया है, थोड़ा सा, थोड़ा और बढ़ाइए, हाँ 29। सुनिए, चलिए बस कंट्रोल करें और सुने। आपकी आपकी खोपड़ी में जो कि अक्षय कंकाल का हिस्सा है, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 29। तो 80 में से 29 हड्डियां होंगी, 29। अब खोपड़ी से नीचे आएंगे। खोपड़ी से नीचे या तो आपका बैक साइड है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, या फिर फ्रंट वाली साइड है। पहले बैक साइड में आपकी गर्दन से, जो जिसे आप कहते हैं गर्दन से यहाँ से स्टार्ट, सर्वाइकल वाली होती है ना जो बोन, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और आपकी हिप्स तक जाकर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि बैकबोन एक होती है या बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, एक ही होती है ना। जिनकी रीढ़ की हड्डी में मतलब एक ही हड्डी है, अगर सीधी हड्डी, तो अगर ये सीधी हड्डी एक ही है, मान लीजिए यहाँ पे एक सीधी हड्डी, तो आप इसको बीच में से मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर बैकबोन है, तो आप जैसे झुक कर बैठे हैं, ये पोज बनाकर बैठे हैं ऐसे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अगर एक ही हड्डी तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, आपको भी पॉसिबल नहीं था। आपको झुक कर बैठ कर किसी बाबू को किसी को प्रपोज करना है तो पॉसिबल ही नहीं था वो, है ना। तो वो कितने खुश हो रहे हैं। तो
तो आप मुझे ये बताइए, पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी गर्दन से लेके आपके हिप्स तक जो सेंटर में जो रीढ़ की हड्डी है, वो छोटी 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 बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनी। ठीक है, कितनी बोन्स से मिलकर बनी बताएंगे? कितनी? 33। ऐसा आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो मुझे पता है, लेकिन गलत है। देखो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हम बात करें 206। 33 का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगी। 33 आपने कहाँ पढ़ा है और क्या सही भी है, लेकिन यहाँ पर वो गलत है। क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। फिलहाल तो बताओ, बैकबोन में हमें कितनी याद रखनी है? 26। 16 पता नहीं किसकी है, कैसे काम चला रहे हो। 26 हड्डियां होती हैं, 26 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर आपकी रीढ़ की हड्डी बनी है। तो अब टोटल बताओ कितनी होगी? 29 और 26? 55। 55। 55 हो गई हैं। बची कितनी है अब आपकी बताइए? 80 में से 55 हड्डियां तो समझ में आई, 25 बच गई हैं। अब बैक साइड में तो आपकी रीढ़ की हड्डी कंप्लीट होगी, ऊपर गर्दन वाली सारी आपने खोपड़ी की लिख ली। अब फ्रंट में आपकी जो होती है, जो आप देखते हो, जैसे आप कहते हैं पसलियां, रिब्स कहते हैं पसलियां। लंग्स किसके हैं? पसलियां। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती हैं पसलियां। रिब के जिसे आप कहते हैं रिब्स, पसलियां कहते हैं आप इसे। तो आप में से कौन, मुझे तो पहली बात तो आपको ये बात तो पता होगी कि पसलियों को हम हमेशा पेयर्स में काउंट करते हैं। ये बात पता है क्या आपको? पसलियों को हमेशा हम पेयर्स में लिखते हैं, जोड़े में लिखते हैं। तो आप तो कह रहे हैं 25 हड्डियां बची हैं, इस हिसाब से तो 12.5 जोड़े हो गए पसलियों के। ऐसा कितने जोड़े? यस, कितने जोड़े होते हैं पसलियों के? 12 जोड़े, 12 पेयर्स। हमेशा इसको पेयर्स में लिखते हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े पसलियां। 12 जोड़े का मतलब कितनी पसलियां हो गई हैं? 24। फिर अब एक हड्डी बच गई, 79 तो हो गई। एक जो हड्डी है वो कहाँ है? बिल्कुल फ्रंट में बीचों बीच सेंटर में हड्डी होती है। सुनिए मेरी बात, आप पेयर्स जोड़े कह रहे हैं ना, 12 जोड़े हैं, यानी कि 12 पसलियां तो इधर से आपकी रीढ़ की हड्डी में जुड़ी हैं पीछे जाकर, 12 पसलियां इधर से जुड़ी है पीछे जाकर। तो 12 12 24 तो ये होगी, लेकिन सेंटर में भी तो कोई हड्डी होगी जिनसे पसलियां जुड़ी हुई होंगी। तो बिल्कुल फ्रंट में बीचों बीच सेंटर में एक हड्डी होती है, जिसको इसका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर आपको स्टार या डबल टिक आपको कहीं मिले, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं। तो जो फ्रंट में सेंटर में बीचों बीच हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? स्टर्नम हड्डी होती है। तो पूछा गया कई बार, स्टर्नम नाम की जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसको दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन भी कहते हैं, छाती की हड्डी भी बोलते हैं इसको, या चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। कितनी होती है ये? एक ही हड्डी होती है जो कि फ्रंट में बीचों बीच पाई जाती है। क्या आपको 80 हड्डियों को ओवरव्यू से समझ में आया कि कहाँ कहाँ पर है? गर्दन से ऊपर इसको आप क्या बोल रहे हैं बताइए? स्कल। खोपड़ी में कितनी है? 29। बैक साइड में आपकी जो है उसे क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन में कितनी होती है? 26। ये आपकी क्या होती हैं? पसलियां, रिब्स। रिब्स में कितनी होती हैं? टोटल हमेशा पेयर्स में बताते हैं, 12 जोड़े होती हैं। और एक फ्रंट में जो होती है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? स्टर्नम। तो ये 80 हड्डियां आपको समझ में आई। और जो 126 है, इसको तो हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 80 समझ में आई। अब इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे कि 29 कहाँ है, 26 कहाँ है, 24 कहाँ है, ठीक है। पहले एक बार इतनी बातें आप लिख लो, फिर हम खोपड़ी की हड्डियां पढ़ते हैं। पहले 80 को कंप्लीट करेंगे, फिर 126 पे जाएंगे हम। सबको समझ में आ रहा है बताइए? लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हिंदी, हिंदी इंग्लिश या कोई? लिखिए फिर फटाफट से बताइए। जो कैप वाले प्राणी हैं, जिन्होंने उल्टी कैप पहनी हुई है, ठीक है। लाइनों वाली शर्ट, ऐसे आप लोग पता है मिस्टर बीन देखा आपने? मिस्टर बीन ऐसे वैसी शर्ट पहनते थे, देखा नहीं आपने कभी? फोन नहीं होता है आपके पास, है ना? चलिए बिना बोले लिखेंगे फटाफट से, और साथ साथ कोशिश ये रखो कि जो भी आप लिख रहे हो आपको याद हो जाए साथ साथ, ठीक है। दिमाग में याद करने के उससे देखो, इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर से लिखते रहते हैं, क्या याद रहेगा फिर? इतना भी मल्टी टैलेंटेड नहीं होना चाहिए। इधर ये फर्स्ट डेस्क, इतनी राखियां किसने बांधी आपको? हैं? इतनी सारी राखियां? तो आप लोगों ने राखियां आपस में बांध ली क्या? ये क्या आपको क्या दिखाते हो आप? ये थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग वे में बताओ, क्या कह रहे हो? आपस में बांधी है क्या सबने? सामूहिक रक्षाबंधन मनाया है। चलो शुक्र है राखियां ही बांधी हैं आपने, है ना? कितना देखो लेट समझ में आया इनको। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, तभी तो आप बातों में ध्यान लगा रहे हैं।
हो गया है तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आपने शेड्यूल में देखा था आज फर्स्ट क्लास है तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हैं? चलें आगे? नहीं? कोई किसी को पता है कि खोपड़ी में जो 29 हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितनी कितनी हैं? हाँ जी, पूरे में फैली हुई हैं, ये नहीं पता कहाँ कहाँ है। अपनी अपनी शक्ल जैसे आंसर नहीं देने हैं, है ना? कुछ भी ज्यादा हो गया, रोने तो नहीं लग जाएंगे आप? हैं? नहीं? चलिए फिर, चलो इधर सामने देखो, ब्लैक टी शर्ट। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले जो आपने ये 80 हड्डियां देखी है ना, ये तो एक हड्डी का नाम पता चलेगा, स्टर्नम। पसलियां 12 जोड़े हैं ना, ये भी 3 टाइप की होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बैकबोन की 26 कहाँ है, 29 कहाँ है, ये पढ़ता है। जब ये सारी हो जाएंगी फिर हम आएंगे इन 126 पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? तो पहले आप हेडिंग डालेंगे स्कल की, यानी कि इसकी 29 हड्डियां कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। हटा रहे हैं अब हम इसको। तो आपकी खोपड़ी में 29 हड्डियां देखते हैं, स्कल में। ठीक है, अब सुनेंगे, अब लिखेंगे नहीं, अब सिर्फ समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। अब सुनिए, खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। सीधे होके बैठो आप जो सारा लेके बैठे हैं। 29 हड्डियां हैं। आप बताइए, ये गर्दन से ऊपर कंप्लीट 29 है, लेकिन हम बात करें सिर्फ इस हिस्से की जहां पर आपके बाल ग्रो करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं, ये वाला हिस्सा है जिसमें आपके हेयर ग्रो करते हैं, बाल हैं। इस हिस्से को आप पहली बात तो किस नाम से जानते हैं? कपाल कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है? क्रेनियम कहते हैं। सुना है अपना नाम ऐसा पहले कभी? क्रेनियम। हिंदी मीडियम तो ध्यान रखना, कभी आप सोचो कपाल कर लिया या तो बहुत है। हिंदी में इस क्रेनियम को एज इट इज क्रेनियम भी लिखा आता है। ठीक है, तो क्रेनियम लिख सकते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं आप इसको, कपाल कहते हैं। तो ये जो 29 हड्डियां है ना, 29 में से इस कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका आंसर क्या आएगा? 8। ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे आपके बाल ग्रो करते हैं, इसको है ना और भी एक नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपका जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क, अगर आपके पास है तो, वो जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क, वो क्या होता है, काफी, सुनिए, काफी सॉफ्ट सा होता है। हालांकि मैं जानती हूँ आपकी भावना है, आप लड़कियों के, अब है नहीं यहाँ पे कोई लड़कियां, लेकिन आप बोलते हैं उनका दिमाग नहीं होता है, घुटनों में, घुटनों में ऐसा होगा। लेकिन आप बताओ, आज तो आपका वहम दूर हो गया कि आप दिमाग पढ़ेंगे भी तो एक लड़की से ही पढ़ेंगे आप, है ना? ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना? सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होते। अगर पापा की परियां हैं तो पापा के परे भी बहुत होंगे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है तो। हाँ, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहां पर, मतलब गर्ल्स होती हैं जैसे बैच में, तो वो उनको बोलते हैं, पापा उनको बहुत कुछ बोलाते हैं, पैरों से स्कूटियां रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं, सुना है मैंने। देखो कुछ हद तक उनकी सही भी होती हैं बातें, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा है कुछ गर्ल्स के बारे में, लेकिन सारी ऐसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए, आपकी भावनाओं को मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया, छेड़ दिया है, आप वापिस आइए, पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा ब्रेन की बात चल रही थी, तो ब्रेन जो होता है ना आपका, बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही कोमल सा अंग होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टच करते हो तो बहुत हार्ड है ना? तो ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ये किस चीज का बना हुआ है? हड्डियों का बना है। बताओ, अब टच करके देख रहे हैं कुछ लोग, तो अब टच, इससे पहले नहीं पता था कि ये हार्ड है। फिर लड़कियों को बोलते हैं कि इनमें दिमाग। तो ये जो हार्ड है, क्यों हार्ड है? क्योंकि बाहर एक हड्डियों का ढांचा है, जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो काफी सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड वे में है। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो पहले हड्डियों पे होता है, फिर उसके बाद ब्रेन पर नुकसान पहुंचता है। क्लियर है? तो इसी वजह से ही इस वाले पार्ट को, क्रेनियम को, एक और कॉमन नाम जाना जाता है, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। एक बॉक्स बोल देते हैं, ब्रेन बॉक्स। जैसे आप कोई ज्वेलरी लेकर आते हैं, कुछ भी एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ऐसा ही ब्रेन जो है एक बॉक्स के अंदर होता है, जो ये बॉक्स ही होता है एक तरीके का, जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो क्या रहता है? सुरक्षित है। क्लियर हो कितनी बात है? तो इसमें 29 में से इसमें कितनी बोन्स हो जाते हैं बताइए? 8। अब 8 तो 21 हड्डियां और रह गई हैं, वो कहाँ रह गई? पहले आप मुझे बताइए, इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका क्या आता है? फेस, चेहरा आता है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं?
फेस में यानी कि चेहरे में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये आपका एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे सेकंड वाला, तो चेहरे में आपकी होती है 14 बोन्स, 14 होती है। तो आप जो भी आप में से 22 आंसर दे रहे थे तो वो ये बता रहे थे 14 और 8 22, यानी कि ये 22 हड्डियां बता रहे थे, जबकि 22 नहीं होते। इसके अलावा आपके जो दोनों कान है ना, क्या वो चेहरे में आ जाते हैं क्या? नहीं, वो दोनों कान, चेहरा तो ये हो गया आपका, दोनों कान चेहरे से क्या है, अलग हैं। तो आपके दोनों कानों की हड्डियां जो है वो भी इसमें ऐड होंगी खोपड़ी में, तो कुल मिलाकर 29 बोन्स होती हैं। ये जो 22 है ये तो गलत आंसर है जहां पर भी लिखा। क्लियर है इतनी बात? अब आपका जो ये कान है, एक कान में कितनी हड्डियां होती है सभी को पता है, कितनी? 3 होती हैं। तो दोनों कानों में मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 6। तो आप इसको इंग्लिश में जो लिखते हैं कानों की हड्डियों को, इंग्लिश में आप बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, और हिंदी में आप इसको सिंपली क्या कहते हैं? कर्ण अस्थियां। कानों की हड्डियां या कर्ण अस्थियां। तो आपने बोला कि कानों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? एक कान, एक कान में कितनी? 3। अगर मैं आपको एक कान की 3 बोन्स के नाम लिखवा दूं तो दूसरी में तो सेम ही होंगे। अगर एक 3 बोन आपको पता है तो दूसरी में वही सेम होंगे। तो इसकी जो 3 बोन्स हैं वो देख लेते हैं, कंफ्यूज बाद में लिखोगे ना आप ये सब। तो आप बताओ MIS, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। एम से क्या होती है? मेलस। 3 हड्डियों के नाम लिख रहे हैं हम, वो 3 हड्डियां जो एक कान में होती हैं वही सेम जो है वो दूसरे में होती है। एक M से क्या होता है बताइए? मेलस। मेलस नाम की हड्डी होती है। दूसरी कौन सी होती है? इनकस। इनकस। और जो तीसरी बोन होती है कान में, स्टेपीज नाम की हड्डी होती है। और स्टेपीज किस चीज के लिए फेमस है? क्या क्वेश्चन बनता है इससे? यस, हम जो 206 हड्डियां पढ़ने जा रहे हैं, उन 206 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी हमारे जो कान की हड्डी है वो कौन से वाली होती है? स्टेपी। हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान की, जिसका नाम क्या होता है? स्टेपीज। तो ये 3 हड्डियां हैं, मेलस, इनकस और स्टेपीज। ये एक कान में है, यही वाली सेम आपके दूसरे कान में होंगी। और कुल मिलाकर आपके कानों में कितनी हड्डियां हो गई? 6। लेकिन 29 तो अब भी कंप्लीट नहीं हुई है। कितनी हुई है टोटल? 8 और 14 22 और 6 28। तो एक कहाँ रह गई अब? नाक में। क्या आपका नाक आपके चेहरे में नहीं आता है क्या? आ जाता है फिर। यस, आंसर सही आ रहा है, गले में हॉइड नाम की हड्डी होती है। तो आपके, नहीं, आपके वोकल तो वॉइस बॉक्स अलग होता है, एडम सैपल, वो अलग चीज है। आपके गले में एक छोटी सी हड्डी होती है, लटकी हुई रहती है, वो ना किसी से जुड़ी नहीं हुई होती है। उस छोटी सी हड्डी का नाम, ये भी जैसे स्टर्नम इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछना है? बताइए उस नाम का, उसका नाम क्या होता है? हॉइड नाम की एक हड्डी होती है। हाइड या हॉइड, वट एवर जो भी प्रोनाउंसिएशन आप बोल रहे हैं, इसको हॉइड कहते हैं। हॉइड ही लिखा आता है ऑप्शन में, क्यों आता है? वैसे तो इसको हिंदी में प्रॉपर नाम अगर आप देखो तो इसको कंठ अस्थि कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आया था कि बताओ हॉइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? हॉइड नामक, तो हिंदी में अगर लिख ही देंगे कंठ अस्थि कहाँ है तो कंठ समझ जाएंगे, गले में ही होती है वो तो हिंदी में भी इसको हॉइड लिखा आता है कि हॉइड नामक हड्डी कहाँ होती है? सिर में, गर्दन में, पैर में, हाथ में, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। तो आपके गले में, गर्दन में होती है। और ये कितनी होती है? एक ही होती है, छोटी सी बोन होती है आपके गर्दन में। और ये गर्दन से ऊपर का कंप्लीट हिस्सा जो खोपड़ी है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो समझ में आए सभी को? तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29। सबसे पहले इस हिस्से को क्या कहते हैं आप? क्रेनियम, कपाल कहते हैं। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। फिर ये क्या है आपका? फेस। चेहरे में कितनी होती हैं? एक कान में कितनी? दोनों कानों में। एक कान की जो 3 हड्डियां उसमें सबसे पहली हड्डी, फिर इन, फिर हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी, ठीक है। और आपके एक जो ये एक हड्डी है वो कहाँ होती है? गर्दन। किस नाम से होती है? कुल मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई आपकी? सभी को क्लियर हो गया है तो लिख लो, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दो। इसे लिखिए, फिर हम बैकबोन की हड्डियां देखते हैं। हाँ जी, कान का बाहरी हिस्सा, ये मुलायम, यस। जो ये कान की हड्डियां, ये बाहर की तरफ नहीं है, जो आप कान को टच करते हो ना, इसमें हड्डी नहीं होती, अंदर की तरफ होती है छोटी छोटी हड्डियां। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये हड्डियों का नहीं बना है, ये पिन्ना कार्टिलेजिस का बना, उपास्थियों का। इसके बारे में अभी बताती हूँ, पहले एक बार ये लिखो फिर डिस्कस करते हैं। ये मुलायम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई हड्डी है ही नहीं, अंदर की तरफ होती है हड्डियां कान में।
बताइए, लिख लिया? हो गया सभी का? तो अब इसके बाद हम किसकी हड्डियां पढ़ेंगे बताइए? आपकी बैकबोन वाले, यहाँ पे है ना आपकी, ये हमने किया था। आपने देखा अक्षय कंकाल में कुल 80 हड्डियां हैं, 80 में से अभी आपने सिर्फ कितनी समझी हैं? 29। अब ये जो 26 है इसको और देख लेते हैं, फिर पसलियां पढ़ेंगे तो ये 80 कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। उनके नाम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए क्योंकि जैसे एक जबड़े की होती है, मैंडिबुलर होती है, नोज की होती है, तो ये इंपॉर्टेंट। जितने मैंने पहले ही बोला, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस होगी उतनी देंगे। पढ़ने को आप कितना भी पढ़ लो डिटेल में, है ना, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। ठीक है, करें आगे? बैकबोन वाली कर दें इसको आगे, जो लिख रहे हैं फर्स्ट डेस्क। हाँ, बैकबोन की लिखते हैं 26। अच्छा, किसी ने 33 आंसर भी दिया था ना, अभी देखते हैं। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में हमने बोला कितनी बोन्स होती हैं? 26। पहली बात तो इसके लिए एक वर्ड देखना है, 26 जो है ना, इनको बोन्स ना कह कर ना, इनके लिए रीढ़ की हड्डी की जो है ना, उनके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है। वो वर्ड क्या होता है? इंग्लिश में आप उसे कहते हैं वर्टिब्रास। वर्टिब्रास। और हिंदी में आप इसको सिंपली कहते हैं कशेरुकाएं। क्या होता है इसका मतलब वो समझ। अब लिखेंगे नहीं आप, बस हेडिंग डालकर बैकबोन की छोड़ दें, अब पहले समझ लें सारी बातें, फिर आराम से लिख लेना। मैंने एक वर्ड लिखा है आपके सामने, जो बैकबोन है इसमें जो हमने बोला 26 हड्डियां होती हैं, उन 26 को हड्डियों को हड्डियां ना बोलकर उनको वर्ड क्या यूज कर देते हैं? हम वर्टिब्रा। ऐसा क्यों? और सिर्फ बैकबोन में ऐसा होता है? बैकबोन की हड्डियों में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। और वो आपका एक वर्ड सुना आपने, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसका हिस्सा है ये बैकबोन। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। आपने छिपकली तो देख, सभी ने देखी, छिपकली, सांप, ये सब देखे हैं। उनकी जो पूंछ होती है ना, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी एंड तक, उनकी पूंछ तक होती है। जो छिपकली है, सांप है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनका जो ब्रेन है वहां से लेकर, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेन है, और उससे फिर जो भी उनकी पूंछ तक है ना, जो रीढ़ की हड्डी वहां तक होती है, एंड तक। आपने देखा कई बार छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है उसकी बॉडी से। तो पहली बात तो छिपकली की पूंछ वो कट जाती है या फिर वो मतलब खुद छोड़ देते हैं? खुद छोड़ देते हैं अपने आप। कट कट भी जाती है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार आप देखते हो, जैसे अब कोई कहता है हमने चप्पल फेंक कर मारी, तो अपने आप वो चप्पल से तो पूंछ नहीं कटेगी, तो फिर वो खुद छोड़ती है, ये कट जाते, खुद छोड़ देती है वो। ये उसके पास ऐसी पावर है कि छिपकली अपनी पूंछ को खुद छोड़ देती है। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों करती है? जान बचाने के लिए, तेज भागने के लिए है, स्पीड से भाग, तेज भागने की। अगर आपको तेज भागना, आप भी अपना एक हाथ फेंक कर फटाफट भाग जाए करो, पॉसिबल है? आप भी अपना कोई ना कोई हिस्सा छोड़ के फेंक दिया करो और आप तेज भागो। पूछ? अच्छा, पूछ नहीं है आपके? बस वही है, बस पूछ की और सींग की कमी है आपके पास। बाकी तो सब है। दिमाग नहीं है, बताओ कैसी बातें कहते हैं, पूछ नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन चलिए सुनिए। जैसे उन्होंने कहा जान बचाने के लिए, ये भी बता रहे, तो आप मुझे बताइए, वो बेसिकली पूछ खुद छोड़ देते हैं, ऐसे उनके पास पावर है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा वो तब करते हैं जब उसको इमरजेंसी फील होती है, उसके उसको ऐसा माहौल फील होता है कि उसके ऊपर कोई जान का खतरा है या ऐसा कुछ है, जब उसको ऐसे डर की सिचुएशन पैदा होती है ना उसके अंदर, तो उसके पास ऐसी पावर है कि वो अपनी पूंछ को खुद छोड़ देती है। उसका ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जो भी उसको लगता है कि जो भी उसके ऊपर अटैक करने वाला है, उसको गुमराह करने के उद्देश्य से वैसा करती है। पूंछ उसको अलग कर दिया, पूंछ को बॉडी से, और वो इतने में वो जो उसके ऊपर अटैक करे ना, वो समझेगा ना कि पूंछ तो यहाँ रहेगी, वो कहाँ गई, इतने में तो जा चुकी होगी वो। तो बस इस पर्पज से वो ऐसा कुछ करती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब वो चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी यदि पूंछ काफी देर तक जो है उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है, हिलती रहती है, ऐसा होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए गलती से फिंगर कट जाए हमारी किसी की भी, तो फिंगर कट जाए तो क्या उसमें भी उतनी देर तक मूवमेंट होगी जितनी देर तक उस पूंछ में मूवमेंट होती है? उतनी देर तक, हाँ, होगी। हाँ, कभी देखा नहीं है? आप अभी लाइव करके देख लो, आप ट्राई करके देख, आप करो, सब देखेंगे, सबको पता चल जाएगा। अच्छा,
समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। टीचर्स तो मतलब बता सकते हैं ना, करके तो आप देखो खुद, ट्राई घर जाकर ट्राई करके देख लेना। सुनिए, लाइव नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे फिंगर कटती है तो मूवमेंट अगर हल्की फुल्की होती भी है, एक एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, वो सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो नीचे गिरती है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ऐसे उतनी देर तक मूवमेंट होती रहेगी जितनी देर तक छिपकली की पूंछ में होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ये मुंडी, सर जो है धड़ से अलग कर दे, मुंडी अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो ये जो धड़ है जिसको आप धड़ कहते हैं, इसमें उतनी देर तक मूवमेंट होगी जितनी देर तक उसमें होती है। हालांकि उससे ज्यादा ही हो जाएगी। जितनी देर तक सांप को आप मार भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो उतनी देर तक आपका जो ये सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, तो उसमें भी होगी। देखा होगा आपने ऐसे रामायण वगैरह में है। कह रहे कहा, मैं बता तो रही, पूरा तो सुनता ही नहीं। सर रामायण वगैरह आती है, इनमें आती हैं, तो उसमें वो भैरव भी है, उसमें वो सर अलग कर दिया, वो धड़ उसका अपने आप चल रहा है। बाहुबली मूवी भी शायद है, उसमें भी ऐसा कुछ बताया। ऐसे मैंने नहीं देखे, बट ऐसा है। बता आप, चलो आपकी भावनाएं मैं समझ पा रही। फोन नहीं है, बाहर नहीं है, लाउड नहीं, मूवी नहीं। खाटू श्याम, हाँ। देखो खाटू श्याम का एग्जाम्पल, तो मतलब खाटू श्याम तो गर्दन अलग है, धड़ अलग है, लेकिन ये नहीं था ना कि उतनी देर तक मूवमेंट हुई कि नहीं हुई। पर चलो, वो तो देखो भगवान का जो एक दौर था, उस टाइम पे तो सब कुछ पॉसिबल था। उस टाइम पे तो ये भी पॉसिबल था। आपने रामायण सबने सुनी होगी, देख सुनी तो सभी ने, थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको पता है, देखी भी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लक्ष्मण की वाइफ का नाम क्या था? कितना पता? वाइफ के नाम तो सबके पता है आपको। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि 14 साल जब वो वनवास में थे, जो लक्ष्मण साथ में गया था ना अपने भाई के, तो वो उस उर्मिला का जिक्र नहीं है उन 14 सालों में कहीं पर भी इतना खास। सोई थी, क्यों सोई थी? आपने देखा, सुनिए, जब वो अब जो श्री राम जब वो गए थे वनवास के लिए, तो उसका जो भाई है वो इसलिए गया था ना, ताकि वो अपने भाई की सेवा कर सके 14 साल तक। एक दिन पहले शादी हुई, अगले दिन वनवास मिला, तो सभी चले गए। तो एक दिन पहले जिसकी शादी हुई, अपनी वाइफ को छोड़कर वो जा रहा है, तो सोचो वो कितना भाई के लिए उसका रिस्पेक्ट, मान, इज्जत होगी। आजकल के दौर में तो हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं? आप भी बताइए। रहने दो आप, फोन फोन मिलते ही बुधवार को पहले अपने बाबू के पास करते हैं, अपने घर तो नहीं करते हैं? करते हैं घर पे सभी? चलिए, थोड़ा मुझे पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम रहने दो, पता चल जाएगा। तो जब वो गए वहां पर, तो रात को, जैसे वो सिर्फ अपने इस पर्पज से गया था कि वो अपने भाई की सेवा करे। वो सारा दिन वन में घूमेगा भाई उसका, तो उसका बड़े भाई की उस सेवा करने के पर्पज से, उद्देश्य से वो गया था। अब रात को जब वो सो रहे थे, जैसे उसका भाई श्री राम और वो, तो वो उसके पैर दबा रहा था अपने भाई के, है ना। और जब वो पैर दबा रहा था, पैर दबाते हुए उसको एकदम से नींद का झटका आया, तो वो फिर से मुंह धो के बैठा और फिर से वो पैर दबाने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसको ऐसा हुआ, तो उसने, मतलब वो परेशान हो गया। उस कह रहा है कि मैं आया तो सेवा करना, मैं ही सो जाऊंगा तो फिर उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरा आने का फायदा क्या? तो उसने तुरंत बोला कि निंद्रा की देवी प्रकट हो। तो एकदम से उस टाइम पे तो हो भी जाती थी, आज तो आप कोई सी देवी प्रकट कर लो, आज तो कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम पे तो था, आज तो आप किसी को बुलाते भी रहोगे ना, दिल से याद करो, कोई भी नहीं है आपको सुनेगी। बुधवार तक तो कुछ हो नहीं सकता है। तो तो आप मुझे बताइए, एकदम से निंद्रा की देवी प्रकट हो गई, तो उसने उससे सिर्फ ये बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं तो सेवा करने आया हूँ, तो कुछ ऐसा हो कि मेरे को नींद ना आए। वो बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि नींद तो हर इंसान का एक पार्ट है लाइफ का, वो तो लेनी पड़ेगी। वो बोला कि कुछ तो सोल्यूशन होगा। उसने बोला एक ही उपाय है कि आप अपने हिस्से की जो नींद है वो अगर किसी और को दे दो, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो वो जो उसने फिर दिमाग लगाया कि एक दिन पहले शादी हुई थी, वो मेरे वियोग में उधर वहां पर तड़प रही होगी या जो भी है, तो फिर उन्होंने, सुनो बस, ये घटिया हरकतें अपने अपने पास रखें जो ये कर रहे हैं। आप सुनिए, वो जो जो थी नींद उसने अपनी, तो अपनी वाइफ को दी। उसकी वाइफ जो है 14 सालों तक सोती रही थी मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और जो वो है वो 14 साल तक वो सोया नहीं था। ये भी एक पार्ट है जो शायद कहीं पर ऐसा दिखाया नहीं गया है रामायण में। तो ये था, तो उस टाइम पे हो जाता था। वो हमारे मस्तिष्क में ना ग्रंथि होती है, जहाँ पे आप कहते हो तीसरी आंख है, शिव जी की तीसरी आंख होती है, वहां पर ये स्पीनियल ग्रंथि होती है। वो हमारे सोने और जागने के चक्र को मेंटेन करती है। आप एक रात को नहीं सोओगे, मतलब उस टाइम पे कुछ भी, मतलब आप जागरण में गए हैं, मैं अच्छे एग्जांपल्स लेती हूँ। आप रात को नहीं सोए, जागरण में गए, किसी बारात में गए, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो उस दिन अपने अगले दिन अगर शांति का माहौल है, अच्छे से एसी फैन चल रहा है, तो आपको अपने आप ही बैठे बैठे झटके आएंगे नींद के। क्यों? क्योंकि आपने नींद अपनी कंप्लीट नहीं किया, साइकिल कंप्लीट नहीं किया सोने और जागने की। ठीक है, तो ये नेचुरली चीजें हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्टिब्रास की। तो वो जो पूंछ हिल रही थी, तो उसका रीजन ये था कि छिपकली की और सांप की तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो पूंछ तक होती है। हमारी फिंगर्स में ऐसी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है जो इसमें मूवमेंट होगी। लेकिन हम यहाँ से कह रहे थे अलग होएगा, तो आपके ब्रेन का और आपकी रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन अगर अलग होगा ना, तो इसलिए मूवमेंट होगी। बेसिकली कहना मैं ये चाह रही हूँ कि वर्टिब्रास जो होती हैं, बैकबोन की जो हड्डियां होती हैं, इनसे लगातार क्या निकलते रहते हैं? सिग्नल्स निकलते रहते हैं।
और जब तक सिग्नल निकलते रहेंगे वो पूंछ हिलती रहेगी। अब सिग्नल निकलने के लिए भी इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। जब हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जब तक छिपकली की पूंछ के पास ऑक्सीजन है तब तो वो हिलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अब उसे और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिल ही नहीं सकती, छिपकली तो जा चुकी है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, उसकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्लियर है? ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ। लेकिन हमारी बॉडी में हमारे यहाँ फिंगर कट जाए, यहाँ से कहीं से हाथ कट जाए, कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन हाँ, ब्रेन और बैकबोन के बीच का कहीं से भी कनेक्शन अगर कटता है तो यहाँ से क्या होगा, सिग्नल्स निकलते हैं ना, तो इसमें मूवमेंट होगी। थोड़ा थोड़ा बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा। ये बाकी बातें हम ब्रेन वाले चैप्टर, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, जब हम ब्रेन वाला वहां पर करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रास बोलते हैं। वर्टिब्रास हम इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई समस्या बताइए? क्लियर है? अब ये कितनी कितनी होती है, कहाँ होती है? पहले तो आप ये बताओ, बैकबोन शुरू कहाँ से होती है आपकी? गर्दन से। गर्दन में जहां से स्टार्ट होती है, इसको आप सबसे पहले आप लिखेंगे, किस नाम से जानते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रास। हिंदी में आप इसको सिंपली बोलते हैं गर्दन की कशेरुकाएं। वर्टिब्रास तो हर किसी के साथ आएगा, क्योंकि 26 की 26 क्या है, वर्टिब्रास हैं। लेकिन कहाँ कहाँ है वो समझ होते हैं, लिखना नहीं है, पहले सुनिए। गर्दन की कहाँ से शुरू होती है आपकी? गर्दन बैकबोन से है ना, तो यहाँ बैकबोन गर्दन से शुरू होती है सर्वाइकल वाली। तो 26 में से सर्वाइकल वाली कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 7। और आपको बता दें, जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो 7 बोन्स होती हैं। तो इसमें से क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है, तो इसको डॉक्टर पता है कैसे मेंशन करते हैं? इसको मेंशन करते हैं C1 C2 C3 ऐसे करके C7, C1 C2 C3 C4 ऐसे C7 तक करते हैं, क्योंकि 7 बोन्स होती हैं। क्लियर है? तो प्रॉब्लम है C5 में, प्रॉब्लम है तो C5 बोलेंगे, 4 में तो 4 बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद 7 के बाद गर्दन से नीचे जाते हो, कमर है, कमर से ऊपर और गर्दन से नीचे वो हिस्सा जहां पे आपकी पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं, उस हिस्से को आप कहते हैं थोरेक्स, कहते हैं थोरेक्स। थोरेक्स की जो वर्टिब्रास हैं, ये हिंदी में आप सिंपली इसको कहते हैं वक्ष की कशेरुकाएं। लिख लोगे ना ये सेम वर्ड नीचे, वक्ष की कशेरुकाएं, थोरेक्स वर्टिब्रास। और ये कितनी होती हैं? उतनी ही होती हैं जितनी जोड़े आपकी क्या होती हैं, पसलियां। क्योंकि 12 पसलियां इधर से जा रही हैं और 12 इधर से जा रही हैं, तो पीछे जाकर जहां जुड़ेंगी तो वो भी कितनी होंगी, टोटल 12। तो 12 ही हो गई। तो कितनी होगी टोटल? 12 और 7। कोई समस्या यहाँ तक है ना? अब पसलियों से नीचे जब जाएंगे तो फिर क्या आती है? कमर। और कमर की जो होती है उसके लिए जो वर्ड आता है इंग्लिश में, तो आप उसे कहते हैं ल्यूम्बर वर्टिब्रास, और हिंदी में आप उसको सिंपली क्या कहते हैं? कमर की कशेरुकाएं। लिख लेंगे ना, वर्टिब्रास वर्टिब्रास लिखना है सब। तो कमर की कशेरुकाएं, तो कमर की कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 5 होती हैं। अब मुझे बताओ, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? C1 C2 थे, और ये जो थोरेक्स वाली है 12, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? T1 से लेके T12 तक डिनोट। और जो ल्यूम्बर वाली है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? L1 से। ये आपको बताना चाहिए, है ना? तो कई बार किसी को डिस्क प्रॉब्लम होती है, बैक प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होता है, तो वो प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे अब बिग बॉस आपने कभी देखा हो सीजन 13, शहनाज गिल वाला, L3 L4 प्रॉब्लम है, थोड़ा उस पर मजाक भी बना था, वो एक गोपी बहू आती है ना। हाँ भाई, समझ गए हैं आप, है ना? जिसने देखा है वो समझ गए हैं। तो L3 L4 प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो क्या L3 L4 क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जो कमर की ल्यूम्बर की जो वर्टिब्रास है उसमें प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको? तो अब इसके बाद कमर से नीचे, मैंने कहा बैकबोन गर्दन से शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होती है? हिप्स पर जाकर खत्म होती है। तो कमर के बाद नीचे जो है छोटी छोटी आपकी हिप्स की जो बोन्स होती हैं, ये नाम आपको याद ही करने एक तरीके से, सैक्रम, और दूसरे होते हैं कॉसिक्स। लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिकस्थी, त्रिकस्थी, और ये क्या हो जाएगी? अनुत्रिकस्थी। अब एक बार है ना, ये कितनी होती है? सैक्रम होती हैं। सैक्रम जो होती हैं ये होती हैं 5, और ये कितनी होती है? 4। अब एक बार टोटल करके बता दो मुझे कितनी होगी? ज्यादा होगी? कितनी? 33, 33 हो गई हैं। यही बोल रहे हो ना? ये 33 हो गए हैं, लेकिन हमने कहा 26 है। तो मैं ये कह रही हूँ 26 जो हमने लिखा है वो भी सही आंसर है, और जो 33 हमने लिखा है ये भी सही है। ऐसे कैसे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? 33 भी सही आंसर है, 26 भी सही है। आप में से आंसर भी दिया था किसी ने 33। कैसे सही है दोनों? नहीं, मैं तो बताऊंगी, पहले आप, आपका दिमाग देखना। बताएंगे? टाइम कितना है हमारे पास? साढ़े 12 तक है ना? बताइए, 12:30 तक है ना क्लास?
कैसे सही है 33 और 26? आंसर आता तो बता ही देते, आप कॉन्फिडेंटली नहीं है आपके पास, इसका मतलब दोनों सही इसलिए है क्योंकि हमने कहा भी तो, हमने फर्स्ट जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने एक बात देखी थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में अगर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? 33। लेकिन ये 33 हड्डियां जुड़ जाती हैं और फिर फाइनली कितनी हो जाती हैं? 26। लेकिन इनमें से कौन सी हड्डियां जुड़ती हैं? तो ये लास्ट वाली, ये तो सेम रहती हैं। जो लास्ट वाली है ना त्रिकस्थी, ये छोटे छोटे 5 हड्डियां होती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, फिर ये बाद में 5 हड्डियां जुड़कर फाइनली कितनी रह जाती हैं? 1 रह जाती। ऐसे ही जो ये वाली है, ये 4 जो होती है फाइनली जुड़कर कितनी रह जाती हैं? 1। अब आप गिनो फटाफट से, 7 और 12 19, 19 और 5 24 और 1 25 और 1 26। तो एग्जैक्ट तो ये वाली हैं 206 हड्डियों में, लेकिन ये छोटे बच्चों में होती हैं। ये इसीलिए क्योंकि पूछा गया, कई बार आता है छोटे बच्चों में रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है किशोर गए, तो 33। और 206 हड्डियों वाले इंसान में पूछे, नॉर्मल वयस्क मनुष्य में पूछे तो 26। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बताओ, कर लेंगे? तो इसको कर लो फटाफट से, फिर पसलियां और देख लेते हैं। इसके बाद फिर पसलियां वो देखते हैं, 12 जोड़े जो हैं। हाँ जी, लास्ट वाली, ये सैक्रम, ये सैक्रम हिंदी कॉसिक्स, COCCYX, कॉसिक्स, COCCYX, कॉसिक्स। सैक्रम और कॉसिक्स छोटी छोटी 2 हड्डियां होती है कमर के नीचे हिप्स तक, यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। सैक्रम और कॉसिक्स। जोन सा? हाँ, स्कल और बोन सर्वाइकल से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये सर्वाइकल वाली जो फर्स्ट वाली बोल है ना C1, यहीं से स्टार्ट हो जाती है बैकबोन। हॉइड। हाँ, ये 33 हड्डियां जो, हाँ मतलब पैदा होने के बाद भी जो छोटा बच्चा तो उसमें भी होती है, फिर धीरे धीरे वो दूध पीता है, 1 साल बाद, 6 महीने, साल बाद उसकी झरियाँ जुड़ जाती हैं, आफ्टर 1 या 2 ईयर्स। जो इस सर्वाइकल वाली से ही जुड़ती हैं, जो स्कल है ना आपकी खोपड़ी, वैसे खोपड़ी के साथ एक हड्डी छोटी सी होती है हॉइड, वो तो लटकी रहती है, वो बैकबोन से नहीं जुड़ी होती है। बैकबोन सर्वाइकल से ही कनेक्ट होती है, यहीं से C1 से। वो अलग चीजें होती है, कार्टिलेजेस होती हैं जो आप नाम सुनना चाह रहे हो, ये बोन्स तो यहीं से स्टार्ट होते हैं। बताइए, हो गया क्या सभी का? पसलियां देख लें अब एक बार। आपसे अगर मैं ये पूछूं, आप जो ये हैं, ये कंधे से लेके ये एक हाथ में कितनी हड्डियां बता सकते हो? 2? कंधे से लेके पूरा कंप्लीट हाथ 20, 30, 30, 20, 30, दो दो कौन है? और हाँ, 87, 10, एक हाथ में 10, 10, 20, 30, 20। चले देखें कितने सही हैं आप। चले आगे, रिब्स देखते हैं एक बार, पहले पसलियां, इसके बाद फिर हम हाथों और पैरों की बोन से देखेंगे।
किसका सही है किसका गलत है पता चल जाएगा। गिन रहे हैं, ऐसे तोड़ना मत, आराम आराम से गिन लो। आपके आपकी हाथ हैं, कोई बात नहीं, गिन लो। पसलियां जो होती हैं, पसलियां पहले ये समझ लेते हैं। कितने जोड़े लिखे हैं आपने इसके? 12, 12 पेयर्स। आप ये लिखेंगे जो रिब्स होते हैं, पसलियां, तीन टाइप की होती हैं, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है नाम मैं लिख रही हूँ, आप लिख लो साथ साथ एक बार। नाम नाम लिख लो, फिर देखते हैं इसके बारे में। पसलियां जो होती हैं टोटल 12 जोड़े, ये तीन टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। क्या नाम होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वाली जो होती है उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, मुख्य पसलियां। एक बार नाम लिख लो, फिर हम डिटेल में बात करते हैं इसकी। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं फॉल्स रिब्स, चाले पसली, सॉरी चाले नहीं, ये होती हैं गोड पसलियां। एंड थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिब्स। जो तीसरी होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, जिसको आप कहते हैं चाले पसलियां। ये तीन टाइप की होती है, इनमें क्या डिफरेंस है और 12 में से कौन कितने कितने जोड़े होते हैं, ये सारी बातें अब हम समझते हैं। इन तीनों के नाम लिखने के बाद पहले हम इनके बारे में समझते हैं, फिर आप लिखना। देखिए अब देखिए अब सामने आप मुझे देखिए, फ्रंट में जो सेंटर में जो हड्डी थी, क्या नाम बताया था आपने उसका? चेस्ट बोन का क्या नाम लिखा था आपने? स्टर्नम। ये एक हड्डी थी जिसको आप किस नाम से जानते थे? स्टर्नम। अब सुनेंगे सभी लिखने के बाद ये सब, ठीक है। स्टर्नम, ये जो चेस्ट बोन थी, जो फ्रंट साइड थी बीचों बीच, और बैक साइड में वो वाला पार्ट कौन सा था जहाँ पे पसलियां जुड़ रही थी? क्या बोल रहे थे आप उसको? कौन सी वर्टिब्रास थी वो जहाँ पे पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डी में जुड़ रही थी? थोरेक्स, वक्ष की शिर का ना। कैसे लिखा था आपने उसको? T1 T2 ऐसे लिख रहे थे आप। तो ये होगी बैकबोन वाला वो हिस्सा जहाँ पे T1 से लेके कहाँ तक है आपकी? T12। ये क्या किया मैंने, ये समझ में आएगा पहले तो। ये फ्रंट वाला वो बोन जिसको आपने स्टर्नम कहा है, और ये बैकबोन वाला वो हिस्सा थोरेक्स वाला, वक्ष वाला, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। इसके ऊपर तो सर्वाइकल वाली है, नीचे कमर वाली है, हमने वो हिस्सा देखा है जिसमें रीढ़ की हड्डी जुड़ेंगी। इतनी बात समझ में आई क्या? अब सुने, पेन ना चलते हुए नजर आए किसी के भी, सुनो। ये जो आपकी पसलियां होती है ना, ट्रू रिब्स की बात करें पहले हम, मुख्य पसलियां जो मेन ट्रू रिब्स होती हैं, ये वो होती हैं जो आपकी एक साइड तो स्टर्नम से जुड़ी हैं और दूसरी तरफ आपकी कहाँ जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं। तो ये इस तरीके से होती है। ये एक ऐसे ऐसे कितनी होती है? ये 1 2 3 4 5 6 और ये कितने जाएंगी? 7। सात सात मतलब ये 7 पसलियां, 7 जोड़े। 7 जोड़े क्यों? क्योंकि अगर 7 पसलियां इधर से इधर जा रही हैं तो 7 इधर से भी तो जाएंगे ना। अब ये 3D तो है नहीं कि मैं इसे घुमा के दिखा पाऊँ। जब ये 7 इधर से है तो 7 दूसरी साइड से भी जा रही होंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? 7 पसलियां जो है ना, ये इधर स्टर्नम जो ये वाली हड्डी है, बैकबोन ये वाली बीच वाली हड्डी है, तो इधर से जा रही है तो इधर से भी जाएंगी। तो ये 7 है तो 7 इसके पीछे से हैं, यानी कि 12 में से 7 जोड़े ऐसे होते हैं जिनका एक सिरा तो स्टर्नम से जुड़ा है और दूसरी साइड एक किससे जुड़े होते हैं? बैकबोन से जुड़े होते हैं। 7। इसके बाद ये वाली हड्डी छोटी हड्डी होती है स्टर्नम, यहाँ पर ये हड्डी खत्म हो जाती है, छोटी बोन होती है। तो ये 7 जोड़े होते हैं। तो ये आपके टोटल 12 में से जो पहले 1 से लेके 7 पेयर, पहले जो 7 जोड़े हैं वो किसके होते हैं? ट्रू रिब्स के होते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? अब बच्चे कितने जोड़े हैं टोटल? 5। 5 में से 3 जोड़े ऐसे होते हैं, 3 पेयर्स ऐसे होते हैं जो कौन से होते हैं? फॉल्स रिब्स के। और ये भी बताना चाहिए, आपसे पूछ रहे मान लीजिए पसलियों का 10वां जो जोड़ा है वो कौन सा होता है? तो फॉल्स रिब्स का होता है। 7 पेयर तो ये हो गए, 8वां 9वां और कौन सा? 10वां। ये 3 जोड़े होते हैं जो फॉल्स रिब्स के होते हैं। और जो बचे हुए 2 कौन कौन से? 11th और 12th पेयर। जो 11वां और 12वां जो ये है, ये टोटल कितने पेयर्स हो जाते हैं? 2 पेयर्स। ये क्या किया मैंने समझ में? 7 जोड़े तो मुख्य पसलियों के, 3 जोड़े इसके, 7 और 3 10, 10 और 2 इसके 12। ये तो आपको समझ में आ गया 7 जोड़े। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। ये तो 7 जुड़े हुए हैं जो इधर स्टर्नम से जुड़े हैं, इधर बैकबोन से जुड़े हैं। बैकबोन से तो देखो 12 की 12 जुड़ी होगी, क्योंकि 12 है ना ये टोटल, तो 12 की 12 जुड़ेगी। लेकिन इधर देखोगे तो यहाँ से जो है, जो अगली ये फॉल्स रिब्स है ना, जो 3 जोड़े हैं, ये आपके इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, लास्ट वाली रिब्स ऐसे। ये स्टर्नम से नहीं जुड़े, स्टर्नम तो वहां पर खत्म होगी। जितनी जितनी पसलियां आपकी स्टर्नम से जुड़ी थी वो तो ट्रू रिब्स की थी। अब वो जोड़े जो आपके स्टर्नम से नहीं जुड़े लेकिन
लास्ट वाली हड्डी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो कौन से हो जाएंगे आपके फॉल्स रिब्स के। लेकिन ऐसी भी पसलियां होती है जो कहीं भी नहीं जुड़ी होती, लास्ट के दो जड़े, इनका नुकीला सा हिस्सा होता है ना, ये ऐसे ही ओपन होता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो ये लास्ट के जो T11 और 12 वाले जो ये दो जोड़े हैं, ये तो फ्लोटिंग रिब्स के हो गए, और जो शुरू वाले जो 7 है ये आपके ट्रू रिब्स के हो गए, और फॉल्स रिब्स के ये 3 वाले हो गए। समझ में आपको? ये 12 है ना, ऐसा ही सेम, ये 12 एक साइड के है ना, यही 12 सेम आपके दूसरी साइड के होंगे, तो टोटल 12 जोड़े होते हैं। बताइए कोई डाउट है तो समझ में आया? तो जो स्टर्नम से जुड़ी होंगी वो तो मुख्य पसलियां, जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होंगी, लास्ट वाली रिब्स से कनेक्टेड होंगी, वो फॉल्स रिब्स, और जो किसी से भी नहीं जुड़ी होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? हालांकि ये जो पसलियों का रिब केज बोलते हैं इसको, पसलियों का जाल जो है ना, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। इसके अंदर आपका हार्ट, आपका फेफड़े, आपकी किडनी, आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स बहुत ज्यादा क्या है, लीवर वगैरह सब कुछ क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन क्या है, कई बार ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये रिस्की भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी किडनी कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे आप? किडनी की लोकेशन बताइए। ये ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, पेपर में ऐसे बताओगे यहाँ है, यहाँ है? वर्ड्स में बताइए, वर्ड्स में। आपकी जो किडनी की लोकेशन है वो होती है T12 से लेके L3 तक होती है। अब ये मैंने क्या लिखा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा आपको। यानी कि जो T12 से लेके इसके नीचे तो आपको पता है ना, लिम्बर वाली होती है L1 L2 L3, तो L3 तक ये उसकी लोकेशन है। ये किडनी देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाती है, ये किडनी है ना, ये ऐसे स्टार्ट हो जाती है, T12 से नीचे से स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो नुकीला से हिस्सा ना किडनी के ऊपर आता है, ये ऐसे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कई बार एक दो डॉक्टर्स के इंटरव्यू भी देखे हमने, तो उसमें क्या बोलते हैं वो, कि जैसे ऊपर से कोई हैवी सी चीज निकल जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रक निकल जाए या कोई भी चीज, तो ये जो नुकीला सा हिस्सा ना इस किडनी के अंदर गड़ जाता है। तो कोई हैवी सी चीज है तो ये इसके अंदर ही चलेगा ना, क्योंकि ओपन रहता है ये न्यूक्लियस हिस्सा से, वो तो है प्रोटेक्शन के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की भी हो जाता है कभी ना कभी। और फिर वो जब इसके अंदर चला जाएगा तो फिर ये क्या, एक तरीके से पूरी किडनी खराब हो जाती है, पॉइजन फैल जाता है, क्योंकि हड्डियों में जो आयंस होते हैं वो हमारे बाकी पार्ट्स में जो है वो एक जहर की तरह भी काम कर सकते हैं, पॉइजन की तरह भी। समझ में आई आपको बातें? कोई डाउट? कर लेंगे सारी बातें। तो ये आपकी 3 तरह की पसलियां थी। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर हम आगे बात करें। स्टर्नम हो गया आपकी, हमने 80 हड्डियां पढ़ी हैं डिटेल में। इवनिंग में भी क्लास आपकी? बताइए, हो गया? मतलब जितनी बोन्स हमने पढ़ी हैं सबको समझ में आ गई, सारी क्लियर हो गई हैं सभी को? बची अब कितनी हमारी, 126 है ना, तो 126 बोन्स बची हैं। सुनिए अब आप 126 के बारे में। 126 में से 6 तो अलग होती हैं, जो 120 है ना, आपसे मैंने पूछा था आपके कंधे से लेके एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं, तो आपने क्या बताया था, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 2, है ना, ऐसे बता रहे थे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, आपके कंधे से लेके आपके एक हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है, 30 बोन्स होती हैं। ठीक है, एक हाथ में अगर इसमें 30 है तो सीधी सी बात है इसमें भी 30 ही होंगी, ऐसे तो नहीं है कि एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, तो इसमें भी हड्डियां तो 30 ही होंगी। लिखने में बिजी हैं या सुन भी रहे हो आप मेरी बातें? सभी सुन रहे हो? तो हमने क्या कहा, कंधे से लेके एक हाथ में कितनी है, 30, दूसरे में भी कितनी, 30, तो दोनों हाथों में कुल मिलाकर कितनी, 60। आपके हिप्स से लेके आपके एक पैर में कितनी होती है, 30, और दूसरे पैर में भी कितनी होती है, 30, तो 30 और 30 पैरों में कितनी, 60, दोनों हाथों में कितनी, 60, 60 और 60 कितनी, 120 हड्डियां तो ये पढ़नी है अब हमें। और आपकी 6 वो होती हैं जो आपके दोनों हाथों को आपके कंधों से जोड़ती हैं, और आपके दोनों पैरों को आपके हिप्स से जोड़ती हैं। आपके हाथों और पैरों को जो शरीर से जोड़ती है ना, 6 हड्डियां तो वो हो गई, और 120 आपकी 30 30 चारों में हो गई। समझ में आया मैंने क्या कहा है?
तो इन 126 के बारे में तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल मैं आपको 2-3 मिनट की एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, जिसमें आपको मैंने जब स्टार्टिंग बताया था ना सूक्ष्म जीवों के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में, तो वो आपके शरीर में किस तरीके से बीमारियां फैलाते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो आप कहते हैं बैक्टीरिया वायरस इन सब से होता है, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। हटा दें इसको। रिब्स, यस, स्टर्नम और थोरेक्स दोनों से अटैच होती हैं, इसीलिए ट्रू रिब्स है, प्रॉपर रिब्स हैं। बाकी ये तीन है, ये लास्ट वाली रिब से कनेक्ट होती हैं, लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, और जो लास्ट वाली दो हैं वो किसी से भी नहीं जुड़ी होती हैं, इसीलिए वो फ्लोटिंग रिब्स। हाँ जी, ये हाँ, ये 3 जोड़े ये फॉल्स रिब्स के हैं, ये 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं, और ये 7 ट्रू रिब्स हैं। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ये कर दे अब इसको एग्जिट। देखें 2 मिनट की वीडियो है छोटी सी, उसमें हम पता चल किस तरीके से फैलते हैं बीमारी। हटा देंगे इसको। सेव करना है कहीं, किस नाम से कर दें? यूट्यूब खोल दो एक बार। हम्म, अच्छा माँ नहीं, सॉरी, ये यूट्यूब। बस बस, भावनाओं पर नियंत्रित करें। मतलब आपका हम समझ सकते हैं फोन ही नहीं है आपके पास, तो ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं एक बार छोटा सा, जैसे कि अभी मान लीजिए ये है मलेरिया किस तरीके से फैलता है। तो आपको ये तो पता है मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया है, डेंगू है, लेकिन किस तरीके से वो फैलता है प्रॉपर हम समझते हैं। सुनिए, पहले तो इतना समझिए कि जैसे कोई भी मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सब मच्छरों की वजह से होता है, लेकिन मच्छर का काटना तो एक जरिया होता है, लेकिन एक्चुअली में जो ये फैलता है, जो बीमार होते हैं वो बेसिकली सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। आवाज ना है अब किसी की भी प्लीज। जैसे ही मच्छर आपकी स्किन पे बैठा, तो आपकी स्किन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए हमारी पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का ना, रक्त वाहिकाओं का पूरा जाल सा फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 4 5 नसें हैं बस, पूरी बॉडी में ऐसा जाल सा फैला हुआ है। कभी आपने जूम करके, जब भी आप शीशे में देखते हो तो आप अपने आप को देखते ही हो, लेकिन उसके अलावा आईज में आपने देखा हो कभी जूम करके कि बहुत पतली पतली बारीक बारीक वेसल्स होती हैं, उनसे भी बहुत पतली पतली वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है। तो ब्लड आपकी बॉडी का अहम हिस्सा है, अगर ब्लड ही नहीं है ना, खून ही नहीं है, तो बॉडी में कुछ भी सप्लाई नहीं होगा, कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है जाल सा फैला हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन जब मच्छर कई बार स्किन पे बैठते हैं तो उनकी लार के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनकी लार से 1 2 3 आ जाते हैं ब्लड में। आते तो 2 3 हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर ब्लड में जाते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। और बेसिकली मलेरिया वाला हम पढ़ रहे हैं, तो मलेरिया में आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। ठीक है, लीवर में जाके अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। क्वालिटीज में ये ये ऑटो है तो 720, क्वालिटी तो और कैसे बढ़ेगी, इतनी है, यही तो है, ठीक तो है। ठीक है चलिए, इतना क्वालिटी वाले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो जिस तरीके से स्किन पे वो बैठता है, वो किस तरीके से मलेरिया फैलेगा वो हम देखते हैं। क्वालिटी के चक्कर में आप इससे भी जाएंगे। ठीक है, ऑटो पे ही था वो, चल जाएगा। स्लो है क्या नेट? हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, है आपके पास फोन? हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, क्या लगा दो? ऑटो पे ही था वो। नेट ही कनेक्ट नहीं है शायद। वहां से नहीं है क्या नेट कनेक्ट?
अच्छा, तो अब नहीं नहीं चलेगा अब। साइलेंस क्या हो गया इतनी देर में? सारे के सारे महान हैं, मतलब हर चीज में। दोबारा चालू करें, हो जाएगा? इन्होंने कहा है तो हो ही जाएगा। एक बार दोबारा करते हैं, बैक करो एक बार। कहाँ से हो? ठीक है, आपने कहा था तो हो गया। आ गया। मच्छर को देखने के लिए कितने तड़प रहे हैं कि मच्छर दिख जाए हमें। ठीक है, तो किस तरीके से मलेरिया होता है वो देखते हैं। चलिए बस अब देखेंगे अब सामने। आ गए, आ गए, नहीं आ गए। मादा, मादा मच्छर। सुनिए बस भाई क्लास, बस साइलेंस प्लीज, आराम से। ये मादा, सुनिए तो सही, मादा मच्छर होते हैं। और ये जब ब्लड सक करते हैं तो अभी आपकी स्किन की लेयर है, अगर ये लेयर हट जाए यहाँ से मान लीजिए, तो आपको दिखेगा किस तरह से स्किन के अंदर ये जैसे लेयर है ना स्किन की, तो किस तरीके से ब्लड का जो है, इस तरीके से आपका ब्लड का जाल फैला होता है बॉडी के अंदर। स्किन के नीचे ये आपका होता है इस तरह से। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है अभी? ठीक है, तो ये देखो आप सामने देख पा रहे हैं कैसे इसके लार से एक आधा परजीवी आ गया है ब्लड में, और अब ये ब्लड में बहते बहते किस तरह से भी ये आपके ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये दो चार इसने छोड़ दिए हैं। अब ये तो अपना काम करेगा। इस टाइम पे आपका लीवर जो है ना वो प्रॉपर नॉर्मल है, नॉर्मल काम कर रहा है। और आपको पता है लीवर भी किस चीज का बना होता है? सेल्स का बना होता है। ये सभी लीवर की सेल्स हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये लीवर की सेल्स हैं। और ये आपका घूमते फिरते ऐसे ब्लड के माध्यम से लीवर तक पहुंच जाएगा। और लीवर में आने के बाद किसी भी एक सेल के साथ जुड़ जाएगा। अब ये जिस तरह से परजीवी है ना, घूमता रहेगा आपके ब्लड के साथ साथ। ब्लड तो पूरी बॉडी में चलता है, तो उसी के साथ साथ ये जाएगा। तो इस तरीके से ये आएगा, और ये किसी भी, सुनेंगे अब, ये किसी भी सेल के साथ जहां पर इसको कंफर्टेबल जगह लगेगी वहां पर ये जुड़ जाएगा। और वहां पर रहने के बाद ये वहीं पर रहेगा, 5 6 दिन 7 दिन लेगा, लेकिन वहां पर रहकर एक एक ही गया देख लो आप, लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आप देखो, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव गया था, लेकिन ये कैसे मल्टीप्लाई होकर लाखों करोड़ों की तादाद में बढ़ जाते हैं और पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। इसके बाद फिर फीवर होना और ये सब स्टार्ट होता है, जो भी लक्षण है मलेरिया के। बताइए। तो नहीं, आपको ये बातें नहीं पता थी पहले कि किस तरीके से बीमार मलेरिया होता है, डेंगू होता है? तो इस तरह से बहुत ज्यादा भी ब्लड में फैल जाएंगे। ब्लड के अंदर ये किसको पूछा जाता है मलेरिया में, आपके ब्लड में क्या चीज अफेक्ट होती है? तो आरबीसी सुना है सभी ने, रेड ब्लड सेल्स। ये आरबीसी है, ब्लड में चल रही है ना आरबीसी, जूम करके अगर हम देख रहे हैं ये तो इसमें ये साथ साथ चलते रहेंगे। ये है आरबीसी की शेप, ये होती है चपटी आकार की होती है आरबीसी, ऐसी होती है। ब्लड में बहुत सारी आरबीसी होती हैं, तो ये आएंगे आरबीसी को नष्ट करेंगे। कोई भी एक परजीवी आरबीसी के साथ जुड़ जाएगा और ये आरबीसी को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी आरबीसी नष्ट होती हैं मलेरिया में। मलेरिया में जब फीवर होता है, ठंड लगती है, कप कपी सी उठती है, तो ये इन्हीं की वजह से होता है, आरबीसी नष्ट होती है। तो ये पूरी की पूरी आरबीसी क्या हो गई है? डिस्ट्रॉय हो गई है। और जब ये डिस्ट्रॉय होगी तो आसपास वाली आरबीसी भी नष्ट हो जाएंगी सारे के सारे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, ये नॉर्मल आरबीसी चल रही हैं, इस नॉर्मल में ये वाली इन्फेक्टेड आरबीसी भी साथ साथ है, तो बाकी आरबीसी इसको भी नष्ट करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपकी बॉडी में जो है ये फैला। तो ऐसे ही लगभग 5 7 10 दिन पहले किसी मच्छर ने काटा होगा, वो ब्लड में इस तरीके से पूरा आतंक मचा रहा होगा। अभी इस तरीके से आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, और एकदम से क्या हो जाएगा? पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, फिर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे हैं, फिर वो और आरबीसी के पास जाएंगे, उनको नष्ट करेंगे, फिर वो और को जाएंगे, ऐसे सब हमारी आरबीसी क्या होती है? नष्ट होती है। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए। ठीक है, इस तरीके का है। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।